नमस्कार। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि जौनपुर की अटाला मस्जिद सर्वे को लेकर के राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो गई है, राजनीति गर्मा गई है और एक के बाद एक राजनीति और जो राजनेता है उस पर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख जो प्रवक्ता है आसिम वकार, उन्होंने इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया है और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दो धर्मों को आपस में लड़ा करके सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। आपको उनके बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने जौनपुर की अटाला मस्जिद सर्वे को लेकर के दिया है। आसिम वकार का यह बयान सुनिए आप। हैं और मस्जिदों का सर्वे शुरू हो जाता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये पूरे भारत में दो धर्मों के लोगों के बीच में फसाद कराने का, झगड़ा डालने का ये तरीका अपनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की और प्रदेश की कुर्सी पर काबिज रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने का सीधा सा तरीका ये अपना लिया है कि ना किसी को शिक्षा अच्छी देना है, ना नौकरी देना है, ना रोजगार देना है। सिर्फ मंदिर और मस्जिद का झगड़ा डालो, आपस में लड़ाओ और खुद अपनी कुर्सी पर बैठे रहो। अभी आप लोग के सामने संभल का विवाद शांत नहीं हुआ है और आप लोग देख रहे हैं कि फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को ये कहकर बुलडोजर चला दिया गया उसके ऊपर कि ये हाईवे के लिए अब बाधा पड़ रही है, अवैध कंस्ट्रक्शन। अभी तो ये आसिम वकार है जो सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सर्वे का जो आदेश है वो कोर्ट देती है, सरकार नहीं देती। तो जो फसाद का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, वो कहीं ना कहीं कोर्ट पर जाकर के अपने आप को दर्ज करने, आपत्ति दर्ज करानी चाहिए सरकार पर आरोप लगाना, क्योंकि राजनीति है, राजनेता है, राजनीति करेंगे और सरकार पर हमला बोलेंगे। अब एक और खबर आपको बताते हैं। विधायक को आपने हड़काते हुए देखा होगा, आपने कभी अधिकारी को हड़काते हुए देखा होगा, कभी आपने डीएम को हड़काते हुए देखा होगा, रौब दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको एक विधायक का एक ऐसा अवतार दिखाते हैं जिसे देखकर आपको खुद भी समझ आएगा कि ऐसे भी विधायक होते हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि। ना सिर्फ उनके इस कार्य की तारीफ हो रही है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं एटा के सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड की। जो रोडवेज की बस होती है वो बीच सड़क पर खड़ी हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, यात्री परेशान होते हैं, बीच सड़क पर वो बस को धक्का लगाते हुए उसको चलाने के लिए धक्का लगा रहे हैं। आप देखते हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं एटा के जो सदर विधायक है विपिन वर्मा डेविड। वो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पे आईबीसी आपको दिखा रहा है। पल्लंग पल्लंग विधायक के ये भैया एटा के गाँव के विधायक है। ये रोडवे में धक्का मरवा रहे भैया, ये कहाँ के गाँव के विधायक है और ये रोडवे में धक्का मरवा रहे हैं। ले वीडियो बना रहे गड्ढा नीचे और देखना। तो ये थे एटा के विधायक। सबसे बड़ी बात है उनके इस कार्य की तारीफ हो रही है, क्योंकि अधिकतर आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार के जो ये विधायक होते हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे होते, धमका रहे होते और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो तस्वीरें आती हैं एक अच्छा मैसेज भी देने का काम करती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि विधायक जी अपने तेवर और कलेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी दरियादिली इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको एक और खबर बताते हैं कि बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद सुर्खियों में है पूरा मामला। दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा करके उसके ऊपर कई केस दर्ज कराए गए थे। बेंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की है। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक 80 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है। उस नोट पे ना सिर्फ अपनी पत्नी और उनके परिवार वालों पर आरोप लगाए, बल्कि सिस्टम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने जज जो है फैमिली कोर्ट की जज, उन पर 5 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे सिस्टम की कलई खोलते हुए कहा है कि एक डेट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। 40 दफा उनको कोर्ट में पेश होना पड़ता है, उनको तेज छुट्टी मिलती है। निजी तौर पे वो 40 बार पेश होते हैं कोर्ट में और 120 बार उनके परिवार के सदस्य कोर्ट में पेश होते हैं। कई समस्याएं आई इस दौर। उन्होंने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा,
80 मिनट का वीडियो बनाया है और यहाँ तक कहा कि इतने अगर सबूत काफी नहीं है मेरे सुसाइड के और इनको सजा नहीं मिलती है तो मेरी अस्थि है उसे कोर्ट के सामने गटर में विसर्जित कर देना। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। वो विजुअल्स आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे एक आईटी इंजीनियर, एक प्रतिभा की ने आत्महत्या कर ली है। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, एक प्रतिभा की हत्या है, क्योंकि कई ऐसे मामले आते हैं देखने में जब दहेज प्रताड़ना का जो शिकार होते हैं वो पुरुष होते हैं और कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर के वो इस तरीके कदम उठाते हैं। प्रतिभा की हत्या हुई है, ये कहीं ना कहीं आत्महत्या नहीं है, क्योंकि इस तरीके से एक आईटी इंजीनियर, एआई इंजीनियर ने इस तरीके का खौफनाक कदम उठाया है, परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर हमारे सिस्टम पर है और सोचना चाहिए सिस्टम को भी, सरकार को भी और कानून में भी जिस तरीके के जो प्रावधान है जो पुरुषों को परेशान करने के लिए, क्योंकि अभी कह सकते हैं आमतौर पे ऐसे कई मामले आते हैं, दहेज प्रताड़ना के कई ऐसे मामले आते हैं जिससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और लोग बेफिजूल जेलों में, सलाखों में कई दिन तक रहते हैं, बाद में वो बाइज्जत बरी भी होते हैं। लेकिन उतने दिनों तक जो जुल्म झेला, जो परेशानी झेली, उसका क्या कर सकते हैं आप। चलिए अपने सभी सहयोगियों के पास चलते हैं 12 बजे की 12 बड़ी खबरों के लिए। एक एक हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे स्क्रीन पर, जो आज की बड़ी खबरें हमारे सभी दर्शकों, आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। तो हमारे साथ एक एक करके स्क्रीन पर हमारे सभी सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, अवनीश के पास। अवनीश जी, कौन सी खबर है आज कानपुर से? देखिए अखंड, दो खबरें हैं कानपुर की, जिसमें एक बेंगलुरु की खबर जो आप बता रहे थे, उसी तरीके का एक मामला कह सकते हैं, वैसा तो नहीं है लेकिन दहेज प्रथा का एक मामला है। जो फैमिली कोर्ट है, कानपुर की फैमिली कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में साफ तौर पर उसने दो लोगों के बीच में तलाक का फैसला जरूर सुनाया है, लेकिन एक नसीहत भी दी है। वो नसीहत जरूर लोगों को माननी चाहिए या जाननी चाहिए कि जो एक लगभग 55 वर्षीय स्टेट बैंक का एक कर्मचारी है, उसने अपनी पत्नी, 40 वर्षीय पत्नी के खिलाफ में एक मुकदमा दर्ज किया था कि ये सिंदूर नहीं लगाती हैं, जिसके चलते जो है और मेरी माँ को परेशान करती है, इसके चलते उसको तलाक चाहिए था। वहीं पत्नी का आरोप है कि इन्होंने दहेज की मांग की थी और उसके बाद में हमको घर से निकाल दिया था। फिलहाल कोर्ट ने तलाक जरूर दे दिया है, लेकिन कोर्ट ने ये भी एक आदेश किया है कि टिप्पणी की है कि जो जितनी भी महिलाएं हैं भारतीय, जो जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। जो विवाह का जो एक परंपरा है, जो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि सिंदूर लगाने वाली महिला जो भारतीय महिला है, उससे उसके विवाह का होने की एक व्यवस्था जो है वो दिखाई पड़ती है। तो एक ये मामला, दूसरा एक मामला जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है कि दो बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक बच्चा जो है गोविंद नगर, कानपुर का जो गोविंद नगर थाना पड़ता है, वहां पर एक बच्चे को पाया गया है। 12 साल का जो बच्चा है, उसको 30,000 रुपए में खरीदा गया था, जिसके बाद उसको यहाँ पर गंदे कार्य मान लीजिए कि जो गंदी सफाई या इस तरीके के कार्य उससे कराए जा रहे थे। 112 पर एक फोन आता है हरियाणा से, वहां से फोन किया जाता है कानपुर में कि एक बच्चा गोविंद नगर में, जो कि बिहार का एक बच्चा है, इसको यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर एक फर्नीचर कारोबारी उससे इसको खरीद करके और उससे गंदा कार्य करवा रहे थे, जिसके बाद जब जांच की गई तो पता चला कि 3 महीने पहले उसको दो भाइयों को एक जो युवक है वो यहाँ पर लाया था, जो एक लखनऊ में दोनों लोगों को ले गया था, जिसके बाद लखनऊ में से एक बच्चे को कानपुर में बेच दिया गया। एक बच्चा तो बरामद हो गया, लेकिन वही जो दूसरा बच्चा लगभग 8 वर्ष की बताया जा रहा है, वो भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस लगातार उस पर जो जांच पड़ताल वो कर रही है। अखंड जांच पड़ताल कर रही है। बड़ी इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई मामले सामने आते हैं। क्या किसी इस तरीके के जो गिरोह जो होता है कहीं ना कहीं एक्टिव होता है, क्या उनकी कहीं पुलिस उनकी तह तक पहुंच पाई है या फिर खाली जांच पड़ताल में ही काम में व्यस्त है वो? देखिए, अभी तक जितनी बात सामने आई है कि फर्नीचर कारोबारी हैं, उनका कहना है कि हमारे ससुर लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने कंपनी के द्वारा इस बच्चे को खरीदा है। तो अभी जो लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है कि 4 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, एक बच्चा बरामद भी किया गया है। 8 वर्षीय जो बच्चा लखनऊ में भी जिसको भी बरामद नहीं किया गया है, उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जो है कार्य कर रही है और ये कह रही है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को भी बरामद कर लिया जाएगा। अखंड बताइए, बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, नाक के नीचे है पूरा मामला, तह तक नहीं पहुंच पा रही, उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही, उस गिरोह तक नहीं पहुंच पा रही पुलिस। बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से लखनऊ से सटे कानपुर में और लखनऊ में ही पूरा का पूरा ये पूरा मामला जुड़ा ही हुआ है, अगर एक दूसरे जगह से आ रहे हैं तो। और अगर पुलिस नहीं पहुंच पा रही तो बड़ी शर्म की बात है पुलिस के लिए। ऐसे गिरोह को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ना सिर्फ बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, बल्कि इनको गलत कामों में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि गलत काम करवाए जाते थे, गलत चीजों में इन्वॉल्व कराया जाता है और उससे इस तरीके के जो मामले होते हैं बच्चों के साथ कराए जाते हैं। और एक बड़ी जो
घटना को भी अंजाम इन बच्चों से दिलवाया जाता है। वो तो समझ नहीं पाते, नाबालिग होते हैं, उनको खरीद फरीद करके इस तरीके का अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं, प्रतापगढ़। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? ज्ञानेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? अखंड, देखिए 3 दिनों से सिर्फ एक ही कवरेज चल रहा है। लास्ट फ्राइडे की कवरेज को लेकर अखंड, देखिए साफ तौर पर बात करें तो चुनावों की सरगर्मियां काफी तेज है। भाजपा में भगवती सुर दिख रहे हैं। तो किसी को कोई चुनाव लड़ रहा है, किसी को बैठाया जा रहा है डरा धमका कर। कल देखिए रवि गुप्ता लास्ट मोमेंट में हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कैसे बताया कि जयशंकर सिंह आए थे, उनको उनके घर 2.5 से 3 घंटे बैठे रहे और उनके पिताजी वो बैठे नहीं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग इनके साथ जुड़े हैं। आज पहले बात ये जानेंगे कि जिस तरीके से आपको टिकट मिला, तो कहीं ना कहीं सपा में थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिली, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि सब लोग कि अगर टिकट 14 लोगों को मिलेगा, 14 लोग मांगते हैं तो मिलेगा टिकट एक ही को। हमारे साथ जितने प्रत्याशी मांगने वाले थे सब साथ में प्रचार कर रहे थे, लगातार प्रचार कर रहे थे। अब वो बात कर ले तो थोड़ा सा प्रत्याशियों के भाजपा में काफी आपकी गुटबाजी दिखती है और भाजपा की गुटबाजी को लेकर के आपको इस चुनाव में कितना कुछ इशू है ज्ञानेंद्र की तरफ। ज्ञानेंद्र में नेटवर्क का फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, देखिए रायबरेली में अगर बात करें तो जिला जेल में एक हादसा हुआ है आज। और वो हादसा ये है कि एक बंदी जो है जो शराब के उसमें मामले में जो है और थाना गुरबख्शगंज से जेल में बंद होता है 5 दिसंबर 2024 और आज 10 तारीख है। और वो बंदी जो है कहीं ना कहीं जेल अधीक्षक जो अमन कुमार है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बंदी 5 तारीख को हमारे जेल में आए थे और ये एडिक्ट थे अल्कोहल एडिक्टेड थे। और इनको आने के साथ ही जो है जेल में जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है वहां पे जो है इनको आते ही एडमिट करा दिया गया और तो कंटिन्यू वहीं पे एडमिट थे। और जब एडमिट थे और इनकी हालत दिन ब दिन जो है सुधर भी रही थी और वैसे ही नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा उनपे इम्पैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब आज मॉर्निंग में इनको जो है सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने लगी तो इनको जो वहां पे जेल का उपचार केंद्र है वहां पे उस तरीके से जो इनके पास अपनी सुविधाएं नहीं थी तो वहां से इनको जो है जिला अस्पताल रायबरेली लाया जाता है और रायबरेली में सुबह 7 बजे वो दम तोड़ देता है। तो ये जो है एक बड़ी लापरवाही तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके की इनके साथ एडिक्ट होना और शराब के ही उसमें ये आए थे जो है जेल में। और 5 दिन के अंदर इन्होंने इस तरीके के एडिक्शन सामने आया कि जेल में ऐसे कुछ बंदी हैं जो एडिक्शन है उसको, जो खैर जो जेल अधीक्षक और वहां के जेलर जो हिमांशु रौतेला, अमन कुमार जो सिंह जो जेल अधीक्षक है, वो आने वाले रायबरेली में जब से इन लोगों ने चार्ज लिया है और एक यंग जेलर है अमन कुमार, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सुधरने देखने को मिल रही कि बहुत यूनिक चीजें हो रही है जेल में। और अच्छे अच्छे बंदियों को सुधारने के लिए जैसे बीच में बंदी रेडियो इन्होंने स्टार्ट किया और ऐसी कई चीजों को लेकर के यंग जेलर अमन कुमार कई चीजें कर रहे हैं। लेकिन अब ये घटना हो गई क्योंकि इसके पीछे किसी तरीके का कोई वो नहीं है कि किसी उसमें हो गया, क्योंकि बीच में बंदे ने जो है उसे फांसी भी लगा ली थी एक बंदी ने। तो ऐसी घटनाएं जो है जेल में हो रही है। और आज अगर बात करें तो उसी में आज खैर अपर्णा यादव जो महिला आयोग उपाध्यक्ष हैं वो भी आज रायबरेली 1 दिवसीय दौरा कर रही हैं और वो जेल भी जाएंगी निरीक्षण के लिए। उन्होंने भी सबसे पहला निरीक्षण महिला जिला अस्पताल का किया है और जेल अधीक्षक उसके बाद जेल अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ मैडम हमारे यहाँ भी उनका निरीक्षण है। तो ऐसे में बंदियों से मिलना और निरीक्षण करना ये कहीं ना कहीं
एक अच्छी, और अपर्णा यादव जो है वो महिलाओं को लेकर, ज्यादा सशक्तिकरण को लेकर ऐसी बात कर रही है। जी अखंड। फिर भी लापरवाही नहीं कही जाएगी, लेकिन जेल व्यवस्था पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से युवक की जान चली गई है, अल्कोहल का एडिक्शन जरूर था लेकिन वहां पे बंदी हुआ, तो उसको कहीं ना कहीं देख रेख में रखना चाहिए था, क्योंकि जान बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ी कीमती होती है। अपराधी को भी इस तरीके का अधिकार है कि उसकी जान बची बची रहे। जेल में जाने के बाद अगर इस तरीके से उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है, किसी भी वजह से होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। भले ही उसका सीधा जेल के साथ ना हो बातचीत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते कि क्या जेल के जो जेलर थे उनको भी कोई एक्शन लेना चाहिए था, कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए थे कि शायद उसकी जान बच सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके, प्रताप पर चलते हैं। प्रताप, ज्ञानेंद्र बताइए, अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल मुझे अखंड चुनाव है, तो ये बात मिल कर रही थी कि 95 से लगातार उनका कब्जा है, 27 साल हो रहे हैं। कार्यकाल को किस तरीके से रूप देते हैं और जनता के बीच में सबसे बड़ी बात, जनता के बीच मुद्दे पर देखिए, सबसे बड़ी चीज प्रतापगढ़ का सबसे अहम केबल की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, किसी नाले को कि बरसात का पानी आप समझ लीजिए आधे घंटे, अगर शहर में कहीं भी बरसात हो जाए एक साथ, तो आधे घंटे में गांठ गांठ भर पानी लग जाता है। अब समझिए सब्जी मंडी, देवकली, किसी मोहल्ले की आप बात कर लीजिए, निर्मल पैलेस, स्टेशन रोड, भगवान टूली, किसी की बात कर लीजिए, गांठ गांठ भर पानी लग जाता है। और एसपी ऑफिस देख लीजिए आप, मतलब कचहरी कलेक्टर देख लीजिए, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र आवाज आ रही है? आपको बता देना चाहते हैं एक चीज जान लीजिए, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से इतना बड़ा जिला था, आज सुल्तानपुर को आप देख लीजिए और प्रतापगढ़ को देख लीजिए, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि प्रतापगढ़ की व्यवस्था क्या है और सुल्तानपुर की व्यवस्था क्या शिवपाल यादव, उन्होंने भी नामांकन किया था जी। और लास्ट टाइम पे उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। क्या क्या हुआ था कि ऐसा उन्होंने नामांकन किया फिर पर्चा वापस ले लिया? नहीं नहीं नहीं, नामांकन उनकी चूंकि पहले से तैयारी थी, उन्होंने उन्होंने हमको फजल जी हम आपके साथ और भी कहीं जहां हमारी जरूरत हो, आप हमको अपने साथ रखिए, हम आपके समर्थन में पर्चा उठा रहे हैं। अखंड, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 2 बार ये हैं, एक बार ये खुद रहे हैं, एक बार इनकी धर्मपत्नी रही, इनकी बेटी भी है इनके साथ में। उनसे भी बात कर लेंगे। कृष्णा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए युवा है, युवाओं के बीच में जा रही है, तो क्या रुख दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आप युवाओं के बीच नहीं, हम सभी जनता के बीच अपने हर वार्ड में जा रहे हैं। लोगों के नगर पालिका में जितने भी हमारे वार्ड आते हैं, हम सबके बीच बीच गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं कि जो अपनी समस्याएं लोग बताते हैं कि बारिश, ड्रेनेज की बात छोटी तो बताइए, नाली भर कचरे का ढेर कहीं साइड में पड़ा, किसी फैल रही है, कहीं पे भी देखते समस्या होती जा रही है। इस चीज होना चाहिए कि प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बिल्कुल, देखिए अखंड, सबसे बड़ी बात ये बात करें कि 1,19,400 कुछ मतदाता है और जिसमें से 1,11,000 केवल वोटिंग यहाँ पड़ती है और उसमें भी काफी मतदाता आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इन लोगों को किस तरीके से देखना होगा। देखिए, अगर 1,19,000 है जिसमें से 1,11,000 के आसपास पड़ता है, तो अब और नगर पालिका का क्षेत्र भी बढ़ चुका है, तो उन वार्डों को आप किस तरीके से कवर कर रहे हैं? अगर बात करें तो उपचुनाव है और उपचुनाव जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ, उसी तरीके से प्रतापगढ़ के भी उपचुनाव को लिया जा रहा है। क्या किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं देखिए, चूंकि हमारा घर तो लोकल है और हम 2 बार प्रमुख भी रह चुके हैं, हमारी पत्नी रही है, हम रहे हैं। 8-9 गांव तो हमारी प्रमुखी काल के जो गांव थे वो अब नगर पालिका में जुड़ गए हैं।
फिलहाल वो गांव तो पहले से ही हमारे पूरे समर्थक हैं लोग उस गांव के। और नगर में भी हम बचपन से रहे हैं, लोगों के बीच हमेशा आना जाना, सुख दुख में हाजिरी लगाना, ज्ञानेंद्र, ये हमारा हमेशा से रहा है। उसका भरपूर लाभ हम लोगों को मिल रहा है। ये भी कहा जाता है आप अखिलेश यादव के काफी खास हैं। अखिलेश यादव लास्ट टाइम आपके घर भी आए थे, काफी देर रुके थे। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो तो उनकी महानता है अखिलेश जी की। जो ज्ञानेंद्र, अच्छा काम करेगा, जो अच्छे विचारों को रखेगा, जो समाज में हमेशा बना रहेगा, अखिलेश जी अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे जो कार्यकर्ता हो, सबके यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ आते हैं। लेकिन वो है कि अच्छाई उनको दिखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे साथ और भी रिपोर्टर है, वो भी अपनी बात अपनी खबरों को रखेंगे। एक आखिरी सवाल, ऐसे दो मुद्दे बता दीजिए प्रतापगढ़ शहर में कि जिसको लेकर के आप, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो लेकर के आप प्रतापगढ़ शहर में जनता के पास जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि इस बार आप हमें मतदान करें। क्या ऐसे दो मुद्दे सिर्फ प्रतापगढ़ के बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का है और दूसरा मुद्दा जाम का है। यही दो मुद्दे अहम है पूरे शहर के। बाईपास तो उसके लिए बन रहा है ना। बाईपास बन रहा है, आप देख लीजिए ना, बाईपास कहाँ काम चालू है। सरकार कह रही है हम बाईपास बना रहे हैं, काफी रोडों का जाल। आप देख लीजिए ना कहाँ चल रहा है। आप एक यहीं से निकलिए राजापाल, यहीं से तो आप आधे घंटे में ज्ञानेंद्र, कच्ची मिल पहुंच जाइए। 6 ज्ञानेंद्र, किलोमीटर का अंतर है, कितनी दूरी है? आधे घंटे पौन घंटे आपको पहुंचने में लग जाएगा। बाईपास 2018 से 19 के आसपास से काम शुरू हुआ है, बता रहे हैं। दिख कहाँ रहा है काम? जमीन पे दिखना भी चाहिए भैया। चलिए प्रमुख जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 17 तारीख के हमारे साथ राय साहब जो खास तौर पे कह रहे थे। जी जी, ज्यादा 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 वक्त बचा नहीं है ज्ञानेंद्र, थोड़े दिन में पता चल जाएगा जीत किसकी की, कौन हारेगा, कौन बैठेगा और किसका विरोध किस पर हावी होता है, किसकी वजह से कौन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अमरोहा चलते हैं चौधरी शहनवाज के पास। अमरोहा से कौन सी बड़ी खबर है शहनवाज? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, ये जनपद अमरोहा के जो तहसील हसनपुर क्षेत्र का जो गांव है वो देहरा मिलक कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो समथिंग अगर बताया जाए तो यहाँ पर जो है 1700 वोटों की जो वो है वो गिनती भी मानी जाती है, जिसको लेकर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कितने बुजुर्ग, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मतलब इस चीज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये गांव प्रधान जो है उनके दबंगाई कहा जा सकती है कि भाई दबंग तरीके से ये प्रधानी चला रहे हैं, जिसके बाद जो ये लोग कितनी आस लगाते हैं ग्राम प्रधान से, लेकिन ग्राम प्रधान इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात अगर कही जाए तो देखिए आखिर मैं साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, ये वो जगह है जो 3 रास्तों को बांटता है, लेकिन ये 3 रास्तों की जो कहानी बयान कर रही है वो ये बयान कर रही है कि इंसान यहाँ तो निकलना तो क्या, उसको यहाँ चलना भी दुश्वार हो जाएगा। दूसरा सवाल, अखंड, अगर गांव के लोग इस चीज को कहते हैं, ग्राम प्रधान से शिकायत करते हैं, तो ग्राम प्रधान जो है वो दबंगाई दिखाता है, फिर उनको जो है धमकाता है। आखिर क्यों? इनका अधिकार नहीं है, इन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरी चीज, अगर वोट नहीं भी दिया तो ग्राम प्रधान किस लिए चुना जाता है? ग्राम प्रधान इसलिए चुना जाता है ताकि ग्राम प्रधान ग्राम वासियों की उनकी जो समस्याएं हैं, शहनवाज, नाली है, क्या जो स्थानीय निवासी उन्होंने प्रधान की शिकायत किसी बड़े अधिकारी से करने की, जिले के अधिकारी से करने की कोशिश की, क्या वहां से रिस्पॉन्स मिला है? देखिए अखंड, मैं आपको बताऊं, ये बहुत भोली भाली जनता है, इन्हें अभी आगे अधिकारियों को तक पता नहीं है। लेकिन मैं इनसे आपकी बात करा देता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये बताएं ताई, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या बात है? भैया हमारा मस्जिद का ये रास्ता, हम बहुत परेशान है। 500 टाइम की नमाज पढ़ा है, हमारे आदमी यार गिर गए रात उसमें ही, अच्छा, नाली में गिर गए भैया। हम बहुत परेशान है रास्ते से, कोई ना आता। मस्जिद का भी रास्ता, हमारा चलने फिरने का भी रास्ता, छबड़ा लेके भी गिर जा कोई। तो प्रधान जी क्यों नहीं रास्ता बनवा रहे भाई? यहाँ का क्या कारण है? रास्ता बनवाने के पीछे क्या वजह है? क्या बता रहे, क्यों नहीं बनवा रहे? देखिए सुनिए, यहाँ के प्रधान बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे हमारी भाभी जी थी पड़ोस में, उनका इंतकाल हो गया था, तो यहाँ पे रात को कीचड़ साफ करके निकलना पड़ा। बताइए इतनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। और यहाँ का जो मेन तालाब है वो भी अटा पड़ा है। तालाब तो यहाँ पे रास्ता कैसे साफ होएगा? आप बताइए, रास्ता साफ नहीं हो रहा है यहाँ का, ना तालाब साफ हो रहा है। कितनी कंप्लेंट। शहनवाज, कितने दिनों से रास्ता नहीं बना है?
ये काफी समय है, 15 साल से प्रधान थे, नहीं हो रहा है। 20 साल हो गए सर, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे एक भाभी पड़ोस में हैं, वो गिरने से बची है। अब बताइए हम कैसे करें, परेशानी नहीं होती है हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चौधरी शहनवाज, तालाब भी साफ हो। आपने इस मामले को लेकर के किसी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की, क्या उनका क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो आपने प्रधान का भी पक्ष जानने का प्रयास किया। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जैसे ही इन गांव के लोगों का मेरे पास फोन पहुंचता है और मैं तत्काल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, और ग्राम प्रधान से भी मेरी बात नहीं हुई। हालांकि ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि क्यों इस गांव की साफ सफाई क्यों नहीं करा रहे। देखिए अखंड, एक चीज और है, बस 1 मिनट और लूंगा। देखिए मेरे पीछे देखिए कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल ये देख लिए आप कि कितने परेशान लोग हैं, कितनी ये आस लगाए हुए हैं ग्राम प्रधान से, लेकिन ग्राम प्रधान जो है इनके साथ तकलीफ में देखो जी। चाचा क्या नाम है? अच्छा, क्या बात है, क्या परेशानी है बताइए? वोट ना दिया हमने, और क्या परेशानी है? रास्ता नहीं बना तो सभा का वोट ना दिया हमने। तो ग्राम प्रधान वोट न देने से जो है गुस्से में है लोग, तुमने वोट ना दिए मुझे। एक आदमी ने वोट नहीं दिया। शहनवाज, इस पूरे मामले पर शहनवाज सुनिए, इस मामले पर शहनवाज प्रधान का पक्ष भी जानने का प्रयास कीजिए, और जिला अधिकारियों से, जिला के जो अधिकारी हैं जिसके अंडर में पूरी रोड आती है, जो पूरे जिनकी जिम्मेदारी, जिनके कंधों पर इस इलाके की है, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए कि आखिर क्या कारण है कि इस तरीके से लोग जो है वो इस तरीके की समस्या झेल रहे हैं। उसका निवारण कौन करेगा? अगर प्रधान नहीं करेंगे तो आप करिए, आप प्रधान को आदेशित करिए कि इस तरीके से परेशानी में यहाँ के निवासी, जो स्थानीय निवासी है, वो समस्या झेल रहे हैं। इसको लेकर के एक स्टोरी भी कीजिए और तमाम बड़े अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए शहनवाज। आदर्श के पास चलते हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज हरदोई से? आज अगर जी आज मैं बताना चाहूँगा, हरदोई की सबसे बड़ी खबर है, आज मुरादाबाद मंडल से डीआरएम के यहाँ पर निरीक्षण, अपनी एक निरीक्षण ट्रेन के द्वारा आए हुए हैं, और इन्होंने यहाँ पर कई चीजों का निरीक्षण भी किया है, और अभी भी हमारे पीछे देखे खड़े निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने उनसे भी बाइक के लिए कहा, तो वो कह रहे हैं अभी निरीक्षण करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, फिर हम बैठ जाइए। निरीक्षण कर रहे हैं तो कुछ खामियां मिली। आप आदर्श वहां पे हमें लग रहा है काफी देर से खड़े हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, आप स्टेशन पर कोई किसी प्रकार की कोई खामियां है कि निरीक्षण चल रहा है, ये खाना पूर्ति भी है? नहीं, यहाँ पर खाना पूर्ति तो नहीं है, लेकिन निरीक्षण जरूर यहाँ पर चल रहा है। और ये ठंडक को लेकर कुछ ट्रेनें भी यहाँ से अभी डाइवर्ट कर दी गई हैं, और ये कहीं ना कहीं अभी डीआरएम के आएंगे, उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। चलिए, बने रहिएगा, उनसे बात करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं। विवेक त्रिवेदी कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर देहात से आज की? जी अखंड, बिल्कुल बताना चाहेंगे। कानपुर देहात की बात करें तो कल देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव कानपुर देहात पहुंच रहे हैं, और वो करीब 11:30 बजे प्लेन के माध्यम से यहाँ पर पहुंचेंगे। हेलीपैड जो है वो बनकर तैयार हो गया, और जनपद के सभी अधिकारी इस समय उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना छूट जाए। बिल्कुल बताना ये चाहेंगे कि परौक गांव में एक बालिका विद्यालय बनवाया गया है, जिसका शिलान्यास कल देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर इस समय तैयारियां बड़ी जोर शोर पर चल रही है। जी अखंड, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गांव में रहेंगे, और कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो तैयारियां हैं तेज है, वो हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक त्रिवेदी। बाबू अभिषेक सिंह के पास चलते हैं। भदोही से कौन सी बड़ी खबर है बाबू अभिषेक सिंह आज की? जी अखंड जी, अगर बात की जाए भदोही जनपद की, तो भदोही जनपद बड़ी खबर है सामने आ रही है। जैसा कि अभी चारू चौधरी का भी भदोही जनपद में भ्रमण हुआ था, उन्होंने औचित निरीक्षण कर कई अस्पतालों पर एक लगाम लगाई, जहां पर कुछ बेडशीट गंदे मिले और वहां डॉक्टर्स भी अनुपस्थित मिले। इसके साथ साथ कल एक बड़ी खबर सामने आई है भदोही से कि भदोही में एक पशु अस्पताल खोलने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। 2014 से लेकर के 2019 में लगातार जो सांसद रहे भदोही में वीरेंद्र सिंह मस्त ने, उनकी कवायद पहले से ही थी कि भदोही में एक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण हो, लेकिन वह जो है कि उस समय न हो सका। आज के डेट में यह देखा जा रहा है, आज सुबह सुबह यह जानकारी मिली, मीडिया की सुबुगाहट दी कि आज भारत सरकार द्वारा गोरखपुर एवं भदोही में पशु महाविद्यालय की औचित्य घोषणा कर दी गई है। इसमें लगभग गोरखपुर को 100 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दी गई है। भदोही में जो यह पशु चिकित्सालय बनेगा,
इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। वेदपुर एवं जोरई गांव है जहां की 15 एकड़ जमीन को चिन्हित कर हायर किया जाएगा, वहां पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। जी जी अखंड जी। इस पूरी जो योजना है इसका लाभ वहाँ के स्थानीय निवासी को मिलेगा। अच्छी योजना है। वीरेंद्र सिंह मस्त का बिल्कुल, प्रयास था। जिस तरीके 14 से 19 से देखा जा रहा था लगातार, बताइए जी, जिस तरीके से अखंड जी देखा जा रहा था कि पशु चिकित्सालय की बड़ी जो है कि कमियां देखने को मिल रही थी। नेपाल से लेकर के और प्रदेशों और देशों के लोग शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार की ये कवायद है कि पशु जो है कि चिकित्सालय ज्यादा से ज्यादा खोले। इसी के साथ भदोही और गोरखपुर में जो है चिकित्सालय खुलेगा। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से संबंध रहेगा एवं गौ आश्रय स्थल मथुरा से भी संबंध रहेगा इसका। इसी के साथ अगर देखा जाए भदोही में अभी तक कोई बड़ा महाविद्यालय नहीं था, जैसे केएनपीजी को छोड़ करके कोई बड़ी जो है कि शिक्षण संस्थान नहीं थी। जिस तरीके से सरकार की कवायद है कि ये पशु महाविद्यालय खोलने की, यह बड़ी जो है कि अथक प्रयास देगी भदोही के विकास के लिए। बहुत अच्छी पहल भी है क्योंकि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे बल्कि वहाँ के जो लोगों को अगल बगल के क्षेत्र के लोग हैं वहां जाकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। नितिन प्रजापति के पास चलते हैं गाजियाबाद। नितिन, कौन सी बड़ी खबर है गाजियाबाद से आज की? अखंड जी, अगर मैं गाजियाबाद की बात करता हूँ, गाजियाबाद में देर रात एक हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की जानें गई हैं। वो बता देता हूँ, जानें जो गई है वो पति पत्नी है और उनके साथ में एक महिला थी जिनकी मौके पर ही मौत हुई है। पूरा हादसा देर रात का है। परिवार मुरादाबाद से वापस लौट रहा था। पति पत्नी दादरी के रहने वाले हैं, जो उसमें एक दूसरी महिला साथ में थी वो गाजियाबाद की रहने वाली है। बता देते हैं कि जो पूरा हादसा रोड पार करते वक्त हुआ है, जो तेज रफ्तार थी और जो जिस तरीके से गाजियाबाद में जो हाईवेज बने हैं और लगातार जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, रोड पार करते लापरवाही बरतते हैं। वहीं अगर मैं बात बताऊं तो पूरा हादसा रोड पार करने के दौरान हुआ था जिसमें जोरदार टक्कर लगने से पति पत्नी और साथ में एक महिला की दर्दनाक जो मौत हुई है। तो पूरा मामले को लेकर गाजियाबाद की ट्रैफिक पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। मैं कल भी हमने दर्शकों को अपने को खबर दिखाई, तो लगातार जिस तरीके से जो अभियान चल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस द्वारा, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, ड्राइविंग जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। वहीं जो लोग हैं वो कहीं से भी रोड पार करने की कोशिश करते हैं, जो फुटपाथ है उनसे रोड पार नहीं करते हैं या अंडरपास से नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही बरतते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। और जिस तरीके से अगर मैं आम जनता की बात करूं तो आम जनता से यही लगातार अपील करती है ट्रैफिक पुलिस कि रोड पार या गाड़ी जो है वो सही तरीके से चलाएं। उसके बावजूद भी जो लोग हैं, लोगों की कान पर जू नहीं रेंगती है और कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जी, दोनों तरफ की लापरवाही है, ड्राइवर की भी लापरवाही है, लोगों की भी लापरवाही है। लेकिन इसके लिए जो अगर बना रखा है, कोई जो पथ बना रखा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को इस तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं हाईवेज पे, रोड पे जो तरतीब तरीके से बेपरवाह जो ड्राइवर पे गाड़ी चलाते इस तरह की घटना घटती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश के पास चलते हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दरोगा एक महिला के घर में घुसकर अभद्रता करता है। इसको लेकर वहां के मोहल्ले वासियों ने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में उसे वायरल किया है। हालांकि वीडियो जो है वो हमने IBC 24 न्यूज को प्रोवाइड करवा दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं जो दरोगा है शराब के नशे में धुत है और वहां के लोगों से अभद्रता करते हुए दिख रहा है। हालांकि दरोगा के खिलाफ जांच की जा रही है। देखना यह है दरोगा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। दरोगा के इस तरीके से नशे में धुत होकर के इस तरीके से वो हल्ला मचाना, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई तो देखने की बात होगी। लेकिन पुलिस कर्मियों का ये आचरण कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करता है और यही कारण होता है कि लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश, SP सिंह के पास चलते हैं। SP सिंह, कौन सी खबर है आज की सुल्तानपुर से बड़ी? SP सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, क्या ARM से बात हो पाई आपकी? अखंड जी, अभी DRM के से अभी बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर यह है, जब भी यहाँ पर कोई ट्रेन आती है तो एकदम यहाँ पर भगदड़ मच जाती है पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से, और जल्दबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ हादसा होने भी डर बना रहता है। और DRK में अभी यहाँ पर देखा है कि गिट्टी भी यहाँ पर जो रेल पटरी के किनारे जो पत्थर पड़े जाते हैं उनको भी हटाकर देखा गया है। कहीं ना कहीं बारीकी से वो यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक कोई कमियां नहीं मिली यहाँ पर। ये अखंड रेल हादसे इस समय कई हो रहे हैं, तो इसलिए निरीक्षण जो प्रक्रिया है, जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण पर लगातार जा रहे हैं और एक एक
रेलवे ट्रैक्स या तमाम ऐसी जो चीजें होती है रेलवे की, उसको लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। आज 12 बजे 12 बताइए आदर्श कुछ कहना चाह रहे, बताइए। जी जी, अगर जी मैं अभी कुछ देर में जब यहाँ पर डीआरएम के पहुंचे हैं, उनकी बाइक भी दे देंगे, उसको आप इसलिए भी करवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप बात करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल प्रमुखता के साथ तमाम जो खामियां हैं उसको भी आप उजागर करने का प्रयास कीजिएगा और जो उनके सामने रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे 12 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।